नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शशिकांत माथुर में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही एक पारंपरिक गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी कंटेंट और हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ऐसी कोई लेटेस्ट वीडियो या कंटेंट लेकर आएँ तो आपके मोबाइल की बेल सबसे पहले बजे। देखिए, हम अपने YouTube चैनल पर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पैट, लेखपाल आदि सभी वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी कराते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में देखा होगा कि हमने गंगा नदी तंत्र पूरी तरह से पढ़ा दिया है और आज हम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट बोर्ड पर सिंधु नदी तंत्र हेडिंग पड़ी हुई है और आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे भाई बंधुओं को कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ डाउट है। देखिए, आप कमेंट जरूर करें जिससे कि मैं आपको पूर्णतः स्पष्ट जवाब दे सकूं, मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रत्येक संडे को हम आपका एक टेस्ट भी रखेंगे कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा एक वीक में, मैं उसका टेस्ट ज़रूर डाला करूँगा संडे को। जो अभी ये जो संडे आने वाला है उस संडे को आप तैयार रहें। शाम 5 बजे मैं आपको ज़रूर टेस्ट वीडियो डालूँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उसके आंसर ज़रूर दें। आइए बिना समय लिए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना भूल गया, आपको एक बात बताता हूँ। यह बात बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि आपकी वजह से और हमारे YouTube परिवार, हमारा YouTube चैनल अप्रॉक्स 100 पहुंच गया है और कुछ ही दिनों में सेंचुरी भी पार करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इतना साथ दिया और मैं आपसे विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सिंधु नदी तंत्र, आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके समरी थोड़ा बता देता हूँ जिससे कि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगी। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों हिमालय से निकली हुई नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है, जो कि हिमालय से निकलती है। हिमालय हमारा यहाँ से और पूरा ये चलता है इधर तक। कहते हैं ना कि हिमालय भारत का प्रहरी है,
इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरा हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा इस तरीके से इधर तक रहता है, इसीलिए हम हिमालय को प्रहरी कहते हैं। हिमालय की जो भी नदियाँ हैं वो वर्षभरी होती हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर ये भरकर चलती हैं, इनमें पानी की कमी कभी नहीं होती। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी ऐसी ही नदियाँ हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधी खुआब ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके यह ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ, जो काराकोरम ये श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी ये है और जास्कर श्रेणी ये है। मानसरोवर झील के पास सिंधी खुआब ग्लेशियर से यह सिंधु नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का निर्माण करने के बाद वहाँ से यह पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान के कराची शहर से गुजरती हुई यह मकरान तट पर जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये तो हुई सिंधु नदी की समरी। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, श्योक, श्यांग, गोमल, गिलगित, कुर्रम, शिगार, काबुल, जास्कर आदि के बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखिए, मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैप में घसड़ हो रखी है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझ नहीं आए। इसीलिए मैंने इसमें 3 कलर के मार्कर का यूज किया है, क्योंकि अगर एक कलर का यूज करता तो आपको वैसे भी समझ नहीं आता। देखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा भाग चीन का रहता है, पूरा भाग ये चीन है, ये भारत है, इधर पाकिस्तान है। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास सिंधी खुआब ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज कब बनता है? जब किसी ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर जब पानी गिरता है तो वहाँ गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, वह गॉर्ज कहलाता है। वहाँ से गॉर्ज का निर्माण करके ये पाकिस्तान चली जाती है और इसी नदी के किनारे पर कराची बसा हुआ है। यह मकरान तट से होकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले झेलम नदी। झेलम नदी वैसे आपको नहीं दिखेगी, जब मैं दिखाऊंगा तब दिखेगी। ये है झेलम, यहाँ से ये आ रही है, इस तरीके से ये ऐच करके और यहाँ मिल गई इधर, बस इतनी सी दिख रही है यहाँ से। ये देखो मैंने यहाँ लगा रखा है ये एरो, ये झेलम है, ठीक। ये यहाँ से ये है झेलम, ठीक। तो झेलम के बारे में बताता हूँ। झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग जिले के शेषनाग झील से निकलती है और यह वूलर झील से होकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यह एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। झेलम नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है झेलम का परिचय। इसके बाद हम आते हैं चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा
हिमाचल प्रदेश ये शो हो रहा है, यहाँ पर ये बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा ये लिखा हुआ है इधर। तो बारालाचाला दर्रा, ये बारालाचाला दर्रा से दो धाराएं चंद्र और भागा निकलती हैं। ये ऊपर वाली चंद्र और नीचे ये भागा, ये दोनों ही नदियाँ, दोनों ही धाराएं निकलती हैं अलग अलग, और हिमाचल प्रदेश में ही ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं, जिसे हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। केवल हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में ये चंद्र और भागा दोनों धाराएं चंद्रभागा नाम लेती हैं, और जब ये दोनों धाराएं जम्मू कश्मीर में पहुंचती हैं तो ये अपना नाम चिनाब लेती हैं। यहाँ तक तो ये चंद्रभागा हैं, और इसके बाद में जैसे ये जम्मू कश्मीर जाती हैं वहाँ इनको चिनाब के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी आगे चलकर सतलुज में मिल जाती है। ये सतलुज आ रही है, ये ब्लू कलर की, ये सतलुज नदी है, ब्लू कलर की जो दिखाई हुई है मैंने, ये सतलुज नदी है। और सतलुज नदी भी आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। अभी तक हमने सिंधु नदी की दो सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, एक झेलम और दूसरी चिनाब। झेलम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग जिले के शेषनाग झील से निकली और हमारी सिंधु नदी में मिल गई, और चंद्रभागा नाम से जो आई नदी वो जम्मू कश्मीर में जाकर चिनाब हुई, और चिनाब नदी आकर सतलुज में मिल गई। आइए अब सतलुज के बारे में पढ़ते हैं। सतलुज भी एक सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में ही मानी जाती है। सतलुज नदी मानसरोवर जो झील है उसके पास राकसताल से निकलती है। जो राकसताल स्थान, राकसताल एक जो झील है वहाँ से निकलती है, और तिब्बत से होते हुए ये हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रा से निकलकर और पंजाब से होते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से निकली है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया है, और उसके बाद ये पंजाब, और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान चली गई है। आइए इसके बाद हम रावी और व्यास की बात करते हैं। रावी और व्यास दोनों ही नदियाँ ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और हिमाचल प्रदेश से निकलकर जो रावी नदी है, रावी नदी पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में जाकर ये अपना जल चिनाब नदी में गिराती है। ये जो आ रही है चिनाब, ये चिनाब नदी में गिरा देती है। इधर से ये जो व्यास नदी है, व्यास नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। ये कहाँ जाती है? ये पंजाब में हरिके नामक स्थान पर अपना जल गिराकर वहाँ विलुप्त हो जाती है। ये ऐसे बात होती है सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब हम इसके बारे में कुछ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है अन्य सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे मैंने सबसे पहले ही नाम बोल दिया था, जैसे श्योक, श्यांग, शिगार, कुर्रम, काबुल, जास्कर, गोमल आदि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आई होप कि आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्पष्ट जवाब दे सकूं, और आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वैकेंसी का इंतज़ार ना करें। वैकेंसी तो 4 महीने में आया, 5 महीने में आए, लेकिन जब भी आएगी आपको संभलने का मौका नहीं देगी। फिर आप कहेंगे हम संभल नहीं पाए, आपको संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देगी, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो बस उन्हें तो बस क्या है कि एक एंटर दबाने की देर होती है बस, और 1 मिनट नहीं लगेगी तब तक आपका मोबाइल बोल पड़ेगा नोटिफिकेशन से, लेकिन होगा नहीं तो बस आपकी तैयारी। मैं अभी से कहता हूँ कि तैयारी में लग जाएं, आप वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट ज़रूर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको जो भी क्वेरी है मैं दूर कर सकूं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी दूर हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।